हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइन ग्राफ में इंट्रोडक्शन एंड ओवरऑल कैसे लिखना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि BP1 BP2 कैसे लिखना है, बेसिकली पूरा टास्क कैसे लिखना है। सो छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करूंगा जिससे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, सॉरी मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ वीडियो को स्टार्ट करने में। मेरा एक सेकंड चैनल है, अगर आपको कनाडा के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टडी परमिट से लेकर PR तक का पूरा प्रोसेस मैं वहाँ पे शेयर करूँगा। एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं कनाडा के रिलेटेड वो भी आपको मेरे सेकंड चैनल पे मिलेगी। सो एक बार उसको भी चेक कर लेना। अभी बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। पूरा हम रीड करेंगे कि हमने 20 मिनट में ये टास्क सॉल्व करना है। चलो वो तो बाद की बात है जब हम पूरा टास्क लिखेंगे। बेसिकली जो हमारा ग्राफ है वो हमें क्या शो कर रहा है कि जो एनुअल अर्निंग्स हैं 3 स्टोर्स की चाइना में वो कितनी रही हैं, कौन से टाइम पीरियड में, 2000 से लेकर 2010 तक। आपने इसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, इसके मेन फीचर्स देखनी है, इसका कंपैरिजन करना है। एंड एटलीस्ट कम से कम आपने 150 वर्ड्स लिखनी है। 10-20 ऊपर हो जाएंगे इट्स फाइन, बट इससे कम नहीं होने चाहिए। तो अभी मैं आपको इसका ग्राफ दिखाता हूँ। सो गाइस एक्चुअली मैंने ये खुद बनाया है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ। देखो आपको 3 लाइन्स शो हो रही हैं एंड मैंने मार्क करा है कि जो जिस लाइन में ऐसा पैटर्न है वो A है, वो B है, वो C है, स्टोर ABC। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास 3 लाइन्स हैं एंड 3 स्टोर्स हैं। मैं आपको ना डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो। एंड एक साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं एंड नीचे हमें टाइम पीरियड दिया है 2000 से लेकर 2010 तक। तो हमारे सामने जो इंट्रो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं। इसमें द ग्राफ को द ग्राफ ही लिखेंगे, ग्राफ को चार्ट नहीं लिख सकते। अगर आप करते हो तो प्लीज़ मत करो क्योंकि आप इसका मीनिंग चेंज कर रहे हो। शो की जगह कुछ और लिख सकते हैं, एनुअल अर्निंग्स की जगह कुछ और लिख सकते हैं, चाइना का चाइना ही रहेगा, स्टोर्स का स्टोर्स ही रहेगा, बिटवीन की जगह हम फ्रॉम लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि रिफ्रेश कैसे करते हैं। सो इसमें हम चेंज करेंगे, बिटवीन की जगह फ्रॉम लगाएंगे। जब भी आप फ्रॉम लगाते हो फ्रॉम के साथ हमेशा टू लगेगा एंड बिटवीन जब यूज़ करते हो तो एंड लगता है। सो इसमें एक मेन चीज़ आई है वो है अर्निंग्स। इसको हम रेवेन्यू लिख सकते हैं। इसके रिलेटेड जो सिनोनिम्स बनेंगे ना अपनी नोटबुक पे लिखो। टास्क 1 की इंट्रोडक्शन आप तभी अच्छी लिख सकते हो जब आप ऐसे कुछ वर्ड्स हैं उनको चेंज कर सको। तो जब भी कोई भी नया टास्क सॉल्व करते हो पहले अपनी नोटबुक पे ये लिखना है। इसमें हमने सिंपल सा लिखा द ग्राफ डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द रेवेन्यू जनरेटेड बाय 3 डिफरेंट स्टोर्स इन चाइना एंड बिटवीन की जगह हमने फ्रॉम लगा दिया। गाइस ये टास्क 1 राइटिंग का है। हमने बेसिकली ग्राफ को ग्राफ ही रखना है, शो की जगह डिस्प्ले कर दिया। अगर आप इतने भी चेंजेस कर लो ना ये मोर देन इनफ होते हैं। हर एक स्ट्रक्चर में आपको हाउ का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बात आती है ओवरऑल लिखने की। एक मुझे क्वेश्चन याद आया, मुझे ना कई बार बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि ओवरऑल हमें कब लिखना होता है, इंट्रो के बाद या लास्ट में। कोई कहता है कि हमारे कोचिंग वाले कहते हैं इंट्रो के बाद लिखो, हम कब लिखें। देखो आपको लिखना पड़ता है, ये ज़रूरी है। अगर आप राइटिंग के टास्क चेक करो ना, सैम्पल आंसर्स, अगर जो कैम्ब्रिज के जो भी राइटिंग के टास्क है उनके सैम्पल आंसर देखो, उनमें इंट्रोडक्शन के बाद ही लिखा होता है। तो हम इंट्रोडक्शन के बाद ही लिखेंगे एंड मैं आपको भी यही रेकमेंड करूँगा। इस पूरे टास्क में आपको क्या हाईलाइट हो रहा है, आपने ये नहीं देखना कि पूरा हाईएस्ट जो पॉइंट है वो क्या है या सबसे कम वैल्यू क्या है। अपनी कंपैरिजन बनाना है। ओवरऑल में हमेशा कंपैरिजन बनाना है, चाहे आपको थोड़ा टाइम लगे सोचने में। इसमें क्या कंपैरिजन करोगे, जो स्टोर A है वो वही 10 सालों में इनक्रीज़ हो रहा है एंड जो हमारा स्टोर B है वो भी इनक्रीज़ हो रहा है। बट जो स्टोर C है भाई उसको तो बहुत नुकसान हो गया, वो तो कम ही होता जा रहा है। 2 स्टोर्स की जो अर्निंग है वो इनक्रीज़ हो रही है, एक स्टोर की अर्निंग डिक्रीज़ हो रही है।
तो यही चीज़ हम ओवरऑल में लिखेंगे। ओवरऑल कैसे लिखना है वो देखते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टोर ए एंड जो स्टोर बी है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं टाइम के साथ, स्टोर सी डिक्रीज़ हो रहा है। कोई भी आपने इनफॉर्मल वर्ड्स नहीं लिखने, मैंने ऑलरेडी बताया है। ओवरऑल आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट देयर वर considerable upward trends in the income of both store A and store B. However, the annual earning of store C showed the decreasing trend throughout the period. हमने ये कहा कि भाई ये देखा जा सकता है, इट कैन बी सीन डैट कि जो स्टोर ए है एंड स्टोर बी है वो जो ट्रेंड्स है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड्स हैं दोनों स्टोर की इनकम में। दोबारा हमें इनकम यूज़ करने की बजाय हमने एनुअल अर्निंग लिख दिया। नेक्स्ट टाइम हम रेवेन्यू लिख देंगे। हमने कहा कि जो सी स्टोर है भाई उनने डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करा है थ्रू आउट द पीरियड, मतलब मोस्टली उनका जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग ही रहा है। तो ओवरऑल में हमने अभी ये डिस्क्राइब कर दिया। आई नो आपको लगा होगा कि इसमें तो बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी, बट स्टार्टिंग में ही स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं एंड आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही काफ़ी ख़राब रहता है। इंट्रोडक्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 चीज़ें चेंज करनी है। ओवरऑल में आपको सीखना है कि आप रेपिटेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हो। बात तो हमने ऑलमोस्ट सेम ही कही है, एक में इंक्रीजिंग ट्रेंड एक में डिक्रीजिंग, बट लिखने का स्टाइल हमने चेंज करा है। पहले आपको ये देखना पड़ता है क्या इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है, एंड हमने यहाँ पे कंपैरिजन बना दिया। हाउएवर का मीनिंग क्या होता है कि उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो पिछले वाले सेंटेंस से ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, तो सेम चीज़ हमने फॉलो करी है। आज मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन एंड ओवरऑल के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि BP1 एंड BP2 कैसे लिखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइज़, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा राइटिंग टास्क का भी बताऊँगा एंड आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी। सो thanks for watching this video. Have a wonderful day.